तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि इंडियन जुडिशरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इससे कम 15 क्वेश्चन तो हर एक जुडिशरी, हर एक स्टेट जुडिशरी में, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, जिस भी जुडिशरी का वो बिल्कुल बनते हैं एटलीस्ट 15। और ये एक्ट कि अगर ये आज से हमारी शुरू होने वाली सीरीज़ को आपने एंड तक देख लिया तो डेफिनेटली आपको कभी लाइफ टाइम तो दूर की बात है, 1-2 साल में जब आप जज बनोगे उससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये हमारा जुडिशरी गाइड का आपसे वादा है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। ये एक्ट कब बना था? 15 मार्च 1872। हालांकि ये डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमने याद करनी है कौन सी डेट, एनफोर्समेंट डेट, और वो कौन सी है। चलिए कमेंट करके बताइए। लेकिन मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, क्योंकि हम बैठे हैं ना आपके लिए। जुडिशरी गाइड आपको अच्छे से तैयारी करवा देगा। तो कौन सी एनफोर्समेंट डेट? हमारी एनफोर्समेंट डेट है इंडियन एविडेंस एक्ट की 1 सितंबर 1872। जी हाँ, चलिए प्रियम्बल पे आते हैं। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट, यानी कि बहुत जरूरी है, टू कंसोलिडेट यानी कि इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, एंड डिफाइन यानी कि डिफाइन करना कि एविडेंस क्या है, इसके प्रोविजंस क्या क्या है, सबको इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। एक्सपीडियंट बहुत जरूरी, कंसोलिडेट इकट्ठा करना डिफाइन किया है, एंड अमेंड यानी कि चेंजेस करने। इससे पहले जैसे भी एविडेंस को कोर्ट में साबित किया जाता था, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो 1771 में बन के तैयार हो गया था, तब भी तो और कोर्ट होती होगी, तब भी तो एविडेंस प्रूव किया जाता होगा कोर्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले जो भी तरीका था उसको अमेंड करके एक लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि एक प्रोसीजरल लॉ तैयार किया गया। जी हाँ, और इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। और इसके कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं। और इसके कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 167 सेक्शंस हैं इसके। तो चलिए कम टू सेक्शन नंबर 1, दैट इज ऑब्वियसली शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट में भी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 फुल स्टॉप। एक्सटेंट, तो सेक्शन 1 इंक्लूड करता है इसका एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और जो ये लिखा हुआ है इसे हम काट देते हैं, जैसे कि सीआरपीसी की वीडियो में काटा था। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो न्यायालयाधीश में जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सभी पे ये एक्ट अप्लाई होता है। इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, यानी कि जो आर्मी का लॉ है उस पर भी ये इंक्लूड होता है। जो आगे लिखा हुआ है ना, अदर देन कोर्ट मार्शल कवर्ड अंडर द आर्मी एक्ट, जो ये वाले आर्मी एक्ट है ये 1947 के पहले वाले आर्मी एक्ट है। लेकिन जो नए आर्मी एक्ट यानी कि जो नया मार्शल लॉ है उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट बिल्कुल लागू होगा। लेकिन 2 चीज़ों पे नहीं लागू होगा, जो कि प्रीलिम्स का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक तो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स और दूसरा है एफिडेविट। जी हाँ, एफिडेविट पे ये एक्ट नहीं लागू होगा, लेकिन एफिडेविट को एविडेंस के तौर पे दिया जाता है। लेकिन एविडेंस इज नॉट ए सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट पीस, जैसे कि एफआईआर का केस था। जी हाँ, और इससे हमारा होता है सेक्शन 1 कंप्लीट। नाउ कमिंग टू सेक्शन 2। जी देखिए, और सेक्शन 1 में भी फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। जी चलिए आगे, सेक्शन 2 हुआ था रिपील। कौन सी रिपीलिंग एक्ट से? 1938 के, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1938। तो तीसरा सेक्शन यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है वो है हमारा 3rd। और इस सेक्शन में एक खास बात है, एक बहुत प्यारी बात है कि इसमें हमको सेक्शन नंबर याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें उठा के सिर्फ उनका की पॉइंट याद रखने हैं, जो कि प्रीलिम्स में थोड़े बहुते पूछे जाते हैं। वैसे तो सेक्शन 3rd में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता। तो चलिए हम आते हैं कोर्ट पे। कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जो भी होते हैं। और मैजिस्ट्रेट इसमें एग्जीक्यूटिव वाले का काम नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर इट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जी हाँ, नॉट इन द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, जैसे कि सेक्शन 1 में भी हमने पढ़ा था। लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, एविडेंस एक्ट है और उन पर ऑब्वियसली लागू होगा जो बंदा लीगली ऑथोराइज्ड है फॉर टेकिंग ऑफ द एविडेंस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन। इसमें सेक्शन 3 में गिन के मेरे ख्याल 10 डेफिनेशन दी हुई है। हमने हर एक डेफिनेशन का अच्छे से काट के कतलेआम करके की पॉइंट्स को घोल मोल के पी जाना है अपने अंदर डाल के, ताकि जुडिशरी के पेपर में जब भी कोई सवाल आए तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जुडिशरी गार्ड ने इस चीज़ की गारंटी ली हुई है। तो कमिंग टू फैक्ट मीन्स एवरीथिंग, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? इंक्लूड्स मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी कि इसका यही मतलब है। और ये इंक्लूड करता है एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन। थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। जो हमारी आँख है, आँख से हम सुन सकते हैं। जो कान है, कान से हम देख सकते हैं। जो नाक है, नाक से हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वैसे ही जैसे आप समझे, बिल्कुल भी वैसे नहीं है, क्योंकि मैंने उल्टा बोला है और आपने करेक्ट 10 सेंटेंस करके मैच फॉलोइंग करके एकदम से समझ जाना है जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सेंसों से परसीव करने का मतलब क्या होता है। जी हाँ, फैक्ट का मतलब एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी कि किसी बंदे की मेंटल कंडीशन जिसके बारे में उसे होश और हवास हो कि मैं तो क्या नाम ये सोचता हूँ उसके बारे में, और ये आपकी एक मेंटल कंडीशन है। जी हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट तो पॉइंट ही नहीं है कोई, इतनी सी डेफिनेशन है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। एंड
इसका सबसेक्शन 2 फैक्ट, यानी कि सबसेक्शन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ना इसमें क्या नाम है, डेफिनेशन का तो कोई सेक्शन है ही नहीं है, ये तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। अगर डेफिनेशन का कोई सेक्शन नहीं है तो सबसेक्शन 2 क्यों बोले हम? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच ए पर्सन इज कॉन्शियस। उसके बाद आ जाती है इलस्ट्रेशंस, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए, आप तो मेरे भाई हो, आप तो मेरी बहन हो, आपके लिए एक बारी रीड करके मैं अच्छे से बता देता हूँ। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस, जैसे कि आपकी मम्मी किचन में क्या करती है, बर्तन को अरेंज करके रखती है, वो भी एक फैक्ट है। जो बर्तन अरेंज हुए पड़े हुए आपके पापा, जो आपके पापा की दारू रखने वाली जगह यानी कि स्टोर रूम, उसमें आपके पापा ने बोतल को अरेंज करके रखा हुआ है, वो भी एक फैक्ट है। जी हाँ। और वैसे ही मैन हर्ड और सॉ समथिंग, जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई और आपने सुन ली, जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है। तो चलिए हम चलते हैं आगे वाले पोर्शन पे, आगे वाले डेफिनेशन पे। ओ ओ चलिए पेज हमको अब स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, तो अब डेफिनेशन आती है रेलेवेंट। वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलेवेंट, तो रेलेवेंट हमेशा फैक्ट की बात की जाएगी। इस कोड, इस एक्ट, इस जो हमारा कानून है एविडेंस वाला, इसमें रेलेवेंट विल ऑलवेज बी फैक्ट एंड फैक्ट शुड ऑलवेज बी रेलेवेंट। जी हाँ, वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलेवेंट टू अनदर, जब दोनों जुड़े होते हैं ना आपस में, जैसे कि ए बंदे ने बी बंदे का कत्लेआम कर दिया और कत्ल करने से पहले वो गया था मेडिकल शॉप पे, उसने वहाँ से क्या खरीदा? चाकू। चाकू कौन सा? मेडिकेटेड, ताकि किसी को ना हो शक। और जो मेडिकेटेड चाकू होता है उससे उसका कर दिया कत्ल, ताकि क्या नाम, किसी को शक ना हो कि मेडिकेटेड ब्लेड तो डॉक्टर यूज़ करते हैं सिर्फ। जी हाँ, ये फैक्ट आपस में कनेक्टेड है। तो क्या नाम, इसे हम कह देंगे कि ये एक रेलेवेंट फैक्ट है कि कत्लेआम से पहले वो गया था मेडिकल और उसने लिया था चाकू। जी हाँ। फिर आता है फैक्ट इन इशू। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 के अनुसार सिर्फ 2 चीज़ें चलेगी। कौन कौन सी चलेंगी? एक तो रेलेवेंट फैक्ट, जो फैक्ट इन इशू से या कोई और रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, और फैक्ट इन इशू यानी कि एक क्वेश्चन है कि ए ने बी का कत्ल किया या नहीं किया, ये है फैक्ट इन इशू। और जो उससे आले दुआले वाले फैक्ट रिलेटेड है वो है क्या है? रेलेवेंट फैक्ट। जी हाँ। तो एक्सप्लेनेशन हम इसकी रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वेयर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर और एनी कोर्ट records in issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। यानी कि जैसे कि मैंने आपने कहा था, जो ए है जिसने बी का मर्डर किया है, ए बोल रहा है मैंने मर्डर नहीं किया, और जो बी के घर वाले हैं वो कह रहे हैं इसने मर्डर किया है। बी के घर वाले ये बात असर्ट कर रहे हैं और ए ये बात डिनाई कर रहा है ऑब्वियसली, तो ये है एक फैक्ट इन इशू। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसे समझ चुके हो बहुत अच्छे से। तो अब हम चलते हैं आगे। डॉक्यूमेंट यानी कि एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक पेपर और एनीथिंग एल्स, जहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई चीज़ प्रिसीव की हुई है। एक अगर पत्थर पे भी हम अगर कोई साइन कर दें वो भी एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, यानी कि सिर्फ जो पेपर वाला डॉक्यूमेंट होगा सिर्फ वो नहीं है, इसमें एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स जो ABCD फिगर, जो फिगर बने होते हैं, बड़े बड़े दीवारों में पोस्टर लगे होते हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले का पोस्टर लग गया और बड़े बड़े सिंगरों के लगे होते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। और मार्क्स, कोई भी, यानी कि मार्क्स या इमोजी समझ सकते हो आप, जैसे कोई और चीज़ वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स, यानी कि उनसे अलावा अगर कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस पे छपा हुआ है और आप उससे इंटेंडेड टू बी यूज्ड विच में बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, और वो मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए उस सब्सटेंस को यूज़ किया गया है, तो डेफिनेटली दैट विल कम इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आ जाइए आगे। इलस्ट्रेशन, ए राइटिंग इसे डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया था। चाहे वो एक वॉल के ऊपर चीज़ लिखी हुई है तो वॉल को भी हम डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। जी हाँ। तो आ जाइए आगे। जो इस एक्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एविडेंस, क्योंकि इस एक्ट का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ। ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट, जो कोर्ट परमिट करता है और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो भी फैक्ट है, जिस फैक्ट के बारे में इंक्वायरी चल रही है, जैसे कि इंक्वायरी चल रही है कि ए ने बी का मर्डर किया या नहीं, और जो भी विटनेस आके गवाही देता है वो भी एविडेंस होगा। अगर उसने खुद से दिया वो भी एविडेंस है। अगर जज साहब ने किसी को बुलाया कि आके गवाही दो तो वो भी एविडेंस की कैटेगरी में इंक्लूड होगा मेरे भाई। एंड एविडेंस इंक्लूड, यानी कि ऑल स्टेटमेंट मार्क कर लो, एक मार्क कर लो, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी हमारे फोन में डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि PDF बना के कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया हमने, वो भी एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। जैसे कि ये एक बेयर एक्ट का PDF है जिससे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, ये भी एक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी है। जी हाँ बिल्कुल।
तो आगे आ जाइए, आगे वाली डेफिनेशन है प्रूव्ड। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। जब कोर्ट ने मान लिया कि ये तथ्य, ये फैक्ट सच है, तो बिल्कुल कोई उसे हम कह देंगे ये प्रूव हो गया, ये ऑन रिकॉर्ड ले लिया कोर्ट ने, ये प्रूव है। और डिसप्रूव्ड का मतलब यानी कि कोर्ट ने मान लिया कि जो आपने बात कही वो बिल्कुल ही गलत बात है, वो बिल्कुल ही सच्ची बात नहीं है, आप झूठे हो, वहाँ पे पर्जरी का चार्ज लग सकता है जो आपने बात कही है, तो वो डिसप्रूव्ड हो गया। और एक आता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड मीन्स द फैक्ट इज नीदर डिसप्रूव्ड, यानी कि कोर्ट ने इसे गलत भी नहीं माना, ना ही कोर्ट ने माना कि ये सही है। कोर्ट अपने फैसले में न्यूट्रल है अभी तक आपके फैक्ट के बारे में। जी हाँ, फिर आती है हमारी सेक्शन 3 की लास्ट डेफिनेशन जो है इंडिया मीन्स दी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसे हम काट देते हैं, इसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। जी हाँ मेरे भाई, अच्छे से एक्सक्लूडिंग कर दो इसे, आपके पास तो नहीं यहाँ पे इलेक्ट होगा, मैं बेचारा गरीब बंदा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो मेरे पास थोड़ा बहुत 4-5 रुपये पैसे आएंगे, तो फिर मैं पैसे इकट्ठे करके ऐसे ऐसे हर एक वीडियो से नई डायरेक्ट लेके आऊँगा, फिर मैं आपको आगे वाले आने वाले नए नए कानूनों के बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा इस सीरीज़ का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगली वीडियो से हम सेक्शन 4 से इंडियन एविडेंस एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जी, धन्यवाद।